नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स जून 2016 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी लेक्चर नंबर 2। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था भाई, जो CSIR नेट जून 2016 के अंदर पार्ट सी में क्वेश्चंस आए थे, सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन से लेक्चर 1 के अंदर हमने डिस्कस किए थे भाई। बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं भाई, वो हम आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर करेंगे। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा भाई CSIR नेट मैथमेटिक्स जून 2016 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी का। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। मेरा नाम अमित मलिक है, नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर भाई। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है भाई? कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस V ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू D। मतलब एक वेक्टर स्पेस V दे दिया भाई, किस क्या है उसके अंदर? उसके अंदर सारी की सारी पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री D या D से क्या है, कम है। मींस एटमोस्ट D डिग्री तक की सारी पोलिनोमियल्स हैं भाई उसके अंदर। इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी भाई? D+1। आगे बढ़ते हैं। एक पोलिनोमियल ले ली भाई P जिसका नाम है बिलोंग्स टू V, इसके अंदर से, इस वेक्टर स्पेस के अंदर से। उसके बाद ये कोलेक्शन डिफाइन की गई है भाई, मैक्स ऑफ मोड ऑफ P ऑफ 0 कोमा मोड ऑफ P फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 एंड सो ऑन P ऑफ kth डेरिवेटिव एट 0 का मोड। और वो हमारे पास फिर ये पूछ रहा है कि ये जो कोलेक्शन है वो मेरे पास नोम बनेगा ऑन V इफ एंड ओनली इफ इनमें से कौन सी कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाएगी, तब ये मेरे पास नोम बनेगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं भाई, नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है भाई। नॉर्म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्म मेरे पास से 3 कंडीशन किसी वेक्टर स्पेस पर अगर डिफाइन है तो वो हमारे पास 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला क्या है भाई? नॉन नेगेटिविटी। सबसे पहला तो यही है भाई कि मेरे पास अगर कोई भी x है, इसका अगर नोम की बात करूं, कोई भी x मेरे पास एलिमेंट है किसका? कलेक्शन का। तो नोम ऑफ x अगर मैं कर रहा हूं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x, नोम ऑफ x इक्वल टू 0 तभी होगा फॉर ऑल x के लिए, ये है भाई बिलोंग्स टू V। ठीक है, ये इक्वल टू तभी होगा इफ एंड ओनली इफ मेरे पास x इक्वल टू क्या हो जाए? 0। सेकंड क्या है भाई? स्केलर एबिलिटी। मतलब मॉडुलस स्केलर एबिलिटी। मोड नोम ऑफ अल्फा एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, अल्फा अगर बाहर निकालना है स्केलर के रूप में तो मॉडुलस करके उसका वो बाहर निकल कर आएगा भाई। नेक्स्ट होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या है भाई? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वो है मेरे पास नोम ऑफ x प्लस वाई के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो लेस देन इक्वल टू होता है नोम ऑफ x प्लस नोम ऑफ y, जहां x और y मेरे पास v के मेंबर्स होते हैं, v के एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, अगर पोलिनोमियल्स हैं
तो ये दो प्रॉपर्टीज तो मैं आसानी से शो कर सकता हूं भाई पोलिनोमियल्स के अंदर, और लास्ट वाली भी हम आसानी से शो कर सकते हैं, मीन सॉरी फर्स्ट वाली आसानी से शो कर सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलवेज क्या दे रखा है, मॉडुलस की क्वांटिटी दे रखी है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फिर वो भी क्या होगी भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी रह गई। अगर मुझे क्या करना है भाई, इसकी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन पर बात करनी है कि मैं के को क्या लेकर आऊं ताकि मेरे पास ये वाली जो कलेक्शन है वो मेरे पास क्या बन जाए भाई, नॉर्म बन जाए। बाकी तीन हम इजीली प्रूव कर सकते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मॉडुलस के अंदर ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होती है, मॉडुलस के अंदर ये स्केलर एबिलिटी भी होती है भाई, तो वो तो हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये शो कर लूं कि ये वाली मेरे पास यहाँ किस कंडीशन के लिए नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो वहां मेरे पास पी की क्या कंडीशन है या पी के ऊपर के की क्या कंडीशन है, अगर ये मैं कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा भाई। क्लियर है? तो उसके लिए देखिए भाई अब क्या करेंगे हम, आइए लौटते हैं भाई, उसके लिए देखते हैं, लौटते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट पर और फिर देखते हैं। एक बार मैं साफ कर लेता हूं भाई। अगर नॉर्म होना है भाई इस कलेक्शन को तो सिर्फ एक कंडीशन चाहिए हमें, नॉर्म ऑफ पी के इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ मेरे पास क्या हो भाई, पी इक्वल टू जीरो, या के की वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है, कंडीशन ऑन के, वो कंडीशन के की फाइंड आउट करनी है जिसके लिए मेरे पास ये चीजें होल्ड करती हो भाई। उसके लिए देखो भाई सबसे पहले तो यहां आते हैं भाई, नॉर्म ऑफ पी के क्या है मेरे पास, वो है भाई मैक्स ऑफ मोड ऑफ पी ऑफ जीरो कोमा मोड ऑफ पी ऑफ वनथ डेरिवेटिव एट जीरो एंड सो ऑन मोड ऑफ पी केथ डेरिवेटिव एट जीरो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये अगर जीरो होना चाहती है तो हमें क्या मिलेगा भाई कि ये सारे के सारे जो मॉडुलस हैं वो मेरे पास किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर। तभी तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या रह पाएगी, जीरो के बराबर रह पाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जनरली मैं एक सेकंड ऑर्डर की सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल लेता हूं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां हम कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर सिर्फ मेरे पास क्या हुआ भाई, पी ऑफ जीरो अगर का मोड अगर मेरे पास जीरो कर देता हूं तब मेरे पास क्या होगा भाई, मेरे पास आ जाएगा भाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस, सॉरी पी ऑफ जीरो की जगह जीरो करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहां से निकलकर c इक्वल टू जीरो, और फिर मेरे पास पोलिनोमियल क्या आ जाएगी भाई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। ये जो पोलिनोमियल है वो जीरो नहीं आई अभी। अगर मैं डेरिवेटिव करके क्या करता हूं भाई, पी डैश जीरो इक्वल टू जीरो करता हूं, तब देखना भाई क्या आएगा, पी डैश, अच्छा ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी आप, ये दोनों कंडीशंस क्लियर है। अगर p डैश जीरो भी हम जीरो करते हैं तब मेरे पास क्या आता है, यहां से डेरिवेटिव करो 2ax प्लस बी आ जाएगा एट x इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया भाई, b इक्वल टू जीरो हो गया, मीन्स c इक्वल टू जीरो यहां से आ लिया, b इक्वल टू जीरो यहां से आ लिया। इसका मतलब मेरे पास जो टर्म आई वो क्या आ गई भाई, ए एक्स स्क्वेयर पोलिनोमियल बन के आ गई। अब क्या कीजिए भाई, पी केथ डेरिवेटिव कीजिए भाई, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव कीजिए भाई एट जीरो पर, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा उसके बारे में देखो भाई।
सेकंड डेरिवेटिव किया तो मेरे पास निकल कर आएगा 2a। अब इसके अंदर x इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई 2a के बराबर। अब इस वैल्यू को अगर मेरे पास 0 होना है मीन्स यहां से अगर a भी मेरे पास यहां से a मेरे पास क्या हो जाएगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू थी वो मेरे पास 0 के बराबर थी और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई है 2a निकल कर आई है। इसका मतलब यहां से a भी मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास ये तीनों कोफिशिएंट्स यहां से क्या आ गए भाई a भी 0 आ गया, बी भी 0 आ गया और सी भी मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। और डेरिवेटिव हमने कहां तक किया है सेकंड डेरिवेटिव किया है और मेरे पास पोलिनोमियल कितनी थी 2 डिग्री तक की थी। अब देखो ऑप्शंस पर आते हैं। यहां मैंने क्या किया भाई के भी मेरे पास 2 निकल कर आया है और डी भी मेरे पास क्या निकल कर आया है 2 निकल कर आया है। इस चीज का ध्यान रखना भाई। सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। अब सेकंड ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि के मेरे पास स्ट्रिक्टली लेस देन डी हो जाएगा बट यहां तो वो दोनों बराबर आए हैं भाई। एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जिसमें दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन इसी तरीके से गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा कि के अगर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू डी माइनस वन हो, अगर मैं के को क्या मान लूं भाई इस एग्जाम्पल के हिसाब से डी माइनस वन ही मान लेता हूं मैं। मतलब के को अगर मैं वन मान लूं क्या मेरे पास पोलिनोमियल 0 आई थी? वो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स मेरे पास 0 तो नहीं बनी थी, नॉट इक्वल टू 0 रही थी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ भाई कि मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी क्या हो गया गलत हो गया। किसकी वजह से? सिर्फ इस डी माइनस वन की वजह से। अब मेरे पास पार्ट बेशक ये पार्ट सी का क्वेश्चन हो, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर एग्जाम के अंदर मैं बैठा हूं तो मैं क्या करूंगा भाई फोर्थ ऑप्शन को टिक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, और अपना टाइम बचाऊंगा भाई एग्जाम के अंदर। तो इसका थर्ड ऑप्शन आ गया। अच्छा, ये एग्जाम्पल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इससे ये नहीं है कि हमारा इस एग्जाम ये वाला जो ऑप्शन है उसको ठीक कर देंगे। काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। किसी एक एग्जाम्पल के सेटिस्फाई करने से उस ऑप्शन को हम ठीक नहीं करते, उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए। तो सुनो प्रूफ कैसे आएगा निकल के। जर्नल काम कर लो, अभी तो समझाने के लिए टू पर काम किया था, अब जर्नल काम कर लो भाई। एक जर्नल मैट्रिक्स ले आओ भाई इसी तरीके से। ठीक है, सुन लो। सिंपल है, अगर मेथड में बात करूं तो हमें क्या करना है हर किसी को 0 करना है, तभी जाकर मेरे पास ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 आएगी और तभी मेरे पास जो पी मैट्रिक्स है वो क्या हो पाएगी 0 मैट्रिक्स हो पाएगी। तो इसके लिए भाई सिंपल सी एक चीज है। सबसे पहले ये सारे के सारे एल आई अगर हो जाएं, पी ऑफ 0 पी डैश 0 पी के डेरिवेटिव एट 0, अगर ये 0 हो जाए ठीक है तो हमारा काम चल जाएगा। अब एटमोस्ट डी डिग्री तक की पोलिनोमियल है हमारे पास। कोई एक जर्नल पोलिनोमियल ले लो भाई एटमोस्ट डी डिग्री की, तो ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन ए ऑफ डी एक्स पावर ऑफ डी, ये एक पोलिनोमियल ले ली भाई। ठीक है, अब यहां से कंडीशन निकालना स्टार्ट कर दो भाई। अगर मेरे पास ये वाली चीज 0 होगी, क्योंकि हमें क्या करना है पी ऑफ एक्स को 0 लेकर आना है और ये देखना इसको इक्वल टू 0 लेकर आना है
और ये देखना है कि कितना डेरिवेटिव तक हम जाएं, यहां पर कितने डेरिवेटिव तक जाएं कि मेरे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए। क्लियर है? तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले पी ऑफ 0 इक्वल टू 0 करूंगा, तो मेरे पास यहां से क्या निकल कर आएगा, ए नोट इक्वल टू 0, मतलब मेरी कांस्टेंट टर्म क्या हो गई भाई, 0 के बराबर होगी। दूसरा पी डैश एक्स इक्वल टू 0, पी डैश एक्स निकालूंगा पहले भाई, मेरे पास क्या आएगा, A1 प्लस 2A2 एक्स प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहां से क्या आ जाएगा भाई, डी ए डी एक्स पावर ऑफ डी माइनस 1। अब इसके अंदर क्या करूंगा भाई, पी डैश 0 पुट करूंगा इक्वल टू 0, तो वहां से मेरे पास क्या निकल कर आएगा भाई, यहां से हमारे पास A1 इक्वल टू 0 निकल कर आ जाएगा। मतलब दो कोफिशिएंट मेरे पास 0 हो गए, मुझे क्या करना था, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाएं, तभी तो मेरे पास जो पोलिनोमियल है वो 0 पोलिनोमियल हो पाएगी। और 0 पोलिनोमियल होने के लिए ही तो हमारे पास नॉर्म ऑफ पी के इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली पी इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन ही तो चाहिए हमें। तो यहां से जब हम फाइनली dth डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, यहां से dth डेरिवेटिव करने के बाद d फैक्टोरियल ए डी मेरे पास निकल कर आएगा। अब उसको भी क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, जैसे बाकी सभी को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मॉडुलस की वैल्यू भी मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसको भी अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या निकल कर आएगा, ए डी की जो वैल्यू है वो 0 निकल कर आ जाएगी। मतलब मेरे पास ए नोट A1 ए डी तक है, सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। और ऐसा कब हुआ है, जब मेरे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो क्या हुई है भाई, मैक्सिमम डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हुई है भाई, डी। इसका मतलब के की, यहां अगर जो के है उसकी वैल्यू अगर मेरे पास डी या डी से ज्यादा होगी तो मेरा काम चल जाएगा जी। या ये बोल सकते हैं भाई कि मेरे पास क्या होगा भाई, यहां एन एल आई कंडीशन आ गई, एन सॉरी n+1 एल आई कंडीशन बन गई भाई, और n+1 ही मेरे पास क्या था भाई, डायमेंशन था। तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या हो गया भाई, 0 के अंदर उसकी इमेज चली गई। क्लियर है? क्लियर है? मीन्स सारे के सारे वेक्टर्स मेरे पास किस पर मैप कर गए भाई, 0 पर मैप कर गए। इस तरीके से भी हम जा सकते हैं भाई, उसकी जो डायमेंशन है रेंज स्पेस की, वो हमारे पास क्या हो गई भाई, 0 के बराबर हो गई। यहां से भी जा सकते हैं, हमारे पास n+1 उसकी डायमेंशन थी, n+1 ही कंडीशन दे दी उसने, एल आई कंडीशन दे दी, तो मेरे पास क्या हो गया भाई, उसकी जो रेंज स्पेस की डायमेंशन है वो क्या हो गई भाई, 0 हो गई। इसका मतलब है n+1 कंडीशन होने के बाद मेरे पास ऐसा होगा, और n+1 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ d+1 आएगा और यहां फिर मेरे पास क्या आएगा, ये कंडीशंस कितनी है, k+1 कितनी है भाई, k+1 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू जब मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू d होगी, तब मेरे पास क्या होगा भाई, नोम जो है, नोम ऑफ पी के या ये वाली जो कलेक्शन है वो मेरे पास से नॉर्म बन जाएगा भाई। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, कुछ टीचर्स ये बोल रहे थे कि यहाँ भाई के ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी के ग्रेटर देन इक्वल टू d+1, ये वाला ऑप्शन ठीक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है भाई। डी तक अगर मेरे पास डिग्री गई है तब भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है,
क्योंकि हमारे पास ये जो स्टार्टिंग है इसकी वो P ऑफ 0 से स्टार्ट है। अगर मैक्स की ये इस कोलेक्शन के अंदर जो ये वैल्यूज हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टार्ट होती, तब ये वाली चीज हमारे पास करेक्ट होती। अदरवाइज मेरे पास P ऑफ 0 से ये स्टार्ट है तो n+1 1th जो मेरे पास है LI कंडीशंस हैं, इसका मतलब रेंज स्पेस 0 बनेगा। और 0 ही हमें चाहिए था रेंज स्पेस, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, जो पोलिनोमियल है वो हमारे पास 0 पोलिनोमियल हो जाए। कैसी हो जाए भाई? 0 पोलिनोमियल हो जाए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो भाई आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस ना समझ आए एग्जाम के अंदर तो भाई एक छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल बना लो या एक एग्जाम्पल बना लो, उनकी जो कंडीशंस हैं उन सभी को सेटिस्फाई करता हुआ, और फिर वहां से के और डी के अंदर अंतर देख लो जैसे हमने किया है। अब यहां हमें क्लियरली पता चल गया, आगे जर्नल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू डी है तो मेरे पास क्या होगा भाई, ये जो कलेक्शन है वो नॉर्म बन जाएगी भाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, ए और बी मेरे पास कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की रियल मैट्रिसेस है सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी मेरे पास लेस देन 0 है। उसके बाद मेरे पास क्या दे दिया भाई, एक टी दे दी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और कंसीडर करवा दिया भाई सी ऑफ टी मेरे पास क्या, टी ऑफ ए प्लस 1 माइनस टी इंटू बी। देन मेरे पास सी ऑफ टी की इन्वर्टिबल होने के बारे में बात कर रहा है और नॉट इन्वर्टिबल होने के बारे में बात कर रहा है। एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करते हैं भाई, बिल्कुल छोटी सी चीज है, समझने लायक है। जो हमारे पास डिटरमिनेंट फंक्शन होता है, जो भी डिटरमिनेंट फंक्शन है, सबसे पहले इस पर काम करते हैं, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है भाई। क्लियर है? अच्छा, ये वाला हमारे पास क्या दे रखा है एक्चुअल में, ये हमारे पास क्या दे रखा है भाई, लाइन सेगमेंट का फंक्शन दे रखा है भाई, लाइन सेगमेंट का फंक्शन दे रखा है, और वो भी क्या होता है भाई हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है भाई। ठीक है? क्लियर है? अब एक चीज देखो भाई, अगर मैं यहां इसके अंदर सी ऑफ 0 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, सी ऑफ 0 पुट कर दो भाई टी की जगह, टी की जगह अगर 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, और यहां से मेरे पास ये वाली वैल्यू 0 हो गई, मेरे पास बी निकल कर आ गया। अगर मैं बात कर रहा हूं सी ऑफ 1 के बारे में, यहां इसके अंदर सी ऑफ 1, अच्छा सी ऑफ टी, अब ध्यान से देखना भाई, सी ऑफ 1 अगर हम कर रहे हैं तो मेरे पास ए निकल कर आएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहां डिटरमिनेंट फंक्शन भी मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, अच्छा जो ये लाइन सेगमेंट मेरे पास है ये वाला भी, या कन्वेक्स फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ये भी मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इन दोनों को एक साथ लेकर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं भाई। कैसा? डिटरमिनेंट ऑफ सी ऑफ टी करके मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं जी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डिटरमिनेंट ऑफ सी ऑफ टी करके मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब डिटरमिनेंट ऑफ सी ऑफ 0 अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर है जी। ठीक है? डिटरमिनेंट ऑफ सी ऑफ 1 अगर मैं करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है जी। अब एक मैं बात मैं जानता हूं जी, डिटरमिनेंट फंक्शन और सी ऑफ टी दोनों मेरे पास कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो भी मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है।
तो ये वाली चीज मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, डोमेन का ध्यान रख लेना भाई। जहां मेरे पास जो क्लोज 0,1 है, ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। ये बात हो गई यहां तक। अब सुनो, फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। 1 पर मेरे पास वैल्यू क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 0। ये दे रखा है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन 0। 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है, लेस देन 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। माइनस से लेकर मेरे पास प्लस के अंदर गया है, कहीं भी मेरे पास ब्रेक नहीं है। ये मेरे पास 0 मान लेता हूं, एक्स एक्सिस मान लेता हूं। कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी इसको बगैर काटे नहीं गया। इसका मतलब मेरे को क्या हो गया भाई, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर मेरे पास इसको ब्रेक करके जरूर इधर गया होगा। क्लियर है? यस और नो? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है, या ये बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट जो प्रॉपर्टी होती है, इंटरमीडिएट जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, उसके हेल्प से हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो बीच में पक्का किसी न किसी एक पॉइंट पर मेरे को क्या मिला होगा भाई, 0 मिला होगा। क्लियर है? इसका मतलब अब आओ ऑप्शंस पर। पहले ऑप्शन में क्या है कि सी ऑफ टी इज इन्वर्टिबल फॉर ईच टी बिलोंग्स टू क्लोज 0,1। बट सी ऑफ टी कंटिन्यूअस फंक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो कहीं ना कहीं एक जगह तो मेरे पास नॉट इन्वर्टिबल हुआ होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, गलत। दूसरे ऑप्शन पर आओ भाई, देर इज ए टी नोट बिलोंग्स टू ओपन 0,1 सच दैट सी ऑफ टी नोट इज नॉट इन्वर्टिबल। यस, मेरे पास एक टी नोट जरूर ऐसा मिलेगा जहां मेरे पास सी ऑफ टी नोट नॉट इन्वर्टिबल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डिटरमिनेंट है, एक बार तो नेगेटिव है और एक बार पॉजिटिव है। तो जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव गया होगा तो मेरे पास वहां कहीं ना कहीं बीच में 0 भी आया होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड में कह रहा है कि सी ऑफ टी इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर ईच टी बिलोंग्स टू क्लोज 0,1। देखो, ये कह रहा है कि इस क्लोज इंटरवल 0,1 पर सी ऑफ टी मेरे पास नॉट इन्वर्टिबल है, कहीं भी इन्वर्टिबल ही नहीं है। अच्छा, इसने क्या दिया है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1। अगर 0 पर देखें तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ सी ऑफ 0 है वो किसके बराबर बन रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर। और वो वैल्यू क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब वहां क्या है मेरे पास, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि मेरे पास सी ऑफ टी इन्वर्टिबल है। दूसरी बात देख लो, अगर यहाँ टी को मैं 1 ले लूं तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ सी ऑफ 1 किसके बराबर बन रहा है, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के बराबर, सॉरी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के बराबर। इसका मतलब वो मेरे पास क्या है, इन्वर्टिबल। नॉट इक्वल टू 0 है, इन्वर्टिबल। 2 पॉइंट्स मिल गए। और ये तो क्या क्या कह रहा था, फॉर ईच के लिए बोल रहा था कि वो इन्वर्टिबल ही नहीं होगा। 2 पॉइंट तो यही मिल गए, बाकियों के बारे में हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। फोर्थ देखो भाई क्या है, सी ऑफ टी इज इन्वर्टिबल फॉर ओनली फाइनाइटली मेनी टी बिलोंग्स टू क्लोज 0,1। अब एक बात ध्यान से सुनो, कितने ही मैं इसके पास एक्स एक्सिस से कितने ही नजदीक में पॉइंट ले लूं, और ऊपर भी पॉजिटिव के अंदर कितना ही छोटा मैं पॉइंट ले लूं, ठीक है, मेरे पास ऑलवेज इस पॉइंट से लेकर और एक्स एक्सिस तक
कितने मिलेंगे भाई पॉइंट्स? इनफाइनाइटली पॉइंट्स मिलेंगे, मीन्स मेरे पास इनफाइनाइटली ऐसे टी मिलेंगे जहां मेरे पास जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? डिटरमिनेंट ऑफ सी ऑफ टी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्लियर है? ऐसे इनफाइनाइटली मैंने मिलेंगे भाई मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है और ये यहां से लेकर यहां तक के सारे पॉइंट्स को अचीव करता हुआ चला जाएगा भाई। डिटरमिनेंट मेरे पास है, डिटरमिनेंट सारे पॉइंट्स को अचीव करता हुआ जाएगा। और वो सारे पॉइंट्स कितने हैं मेरे पास? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है मेरे पास टी की इनफाइनाइटली वैल्यूज के लिए ऐसा चीज होगी भाई कि वो मेरे पास सी ऑफ टी क्या होगा? इनवर्टिबल होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या है भाई? रोंग है। एक्चुअल में ये वाला जो क्वेश्चन है भाई वो उसके अंदर रियल एनालिसिस भी इंक्लूड है और लीनियर अलजेब्रा, दोनों का कॉम्बिनेशन है भाई इसके अंदर। वैसे तो ये मैट्रिसेस पर है बट इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की इंटरमीडिएट जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज किया गया है। क्लियर है? तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछो भाई। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। मेरे पास क्या है भाई? लेट a1 a2 an b1 b2 bn be टू बेसिस ऑफ r rn। rn की दो बेसिस दे दी भाई। उसके बाद क्या है? p मेरे पास क्या है भाई? एक n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज सच दैट p ऑफ ai मेरे पास इक्वल है भाई p ऑफ bi के। सॉरी, p ऑफ ai मेरे पास इक्वल है bi के, जहां जो i है वो मेरे पास 1 to n रन कर रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो भाई क्या दिया गया है? एवरी आइगन वैल्यू ऑफ p इज आइदर -1 और 1। p की आइगन वैल्यू दे दी भाई, क्या है? -1 और 1। क्लियर है? आगे देखो भाई, उसके बाद Q बनाया गया है भाई। Q के अंदर क्या है? I प्लस 2P। ये है। एक चीज ध्यान से सुनो भाई, अगर मेरे पास लेमडा आइगन वैल्यू है A की, म्यू आइगन वैल्यू है B की, ठीक है, लेमडा प्लस म्यू आइगन वैल्यू इन जनरल नहीं होता A प्लस B की। इन जनरल ये आइगन वैल्यू नहीं है A प्लस B की। बट हाँ, कुछ कंडीशंस के मेरे पास के अंदर मेरे पास लेमडा प्लस म्यू आइगन वैल्यू होता है ए प्लस बी की। वो कंडीशन क्या है? या तो मेरे पास इन दोनों में से एक दूसरे की पावर्स के अंदर हो, या फिर दूसरा इन दोनों में से एक मेरे पास कैसी मैट्रिक्स हो भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अगर ऐसा हो, ये दो कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो लेमडा प्लस म्यू मेरे पास आइगन वैल्यू हो जाएगा ए प्लस ए बी की। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां देखो भाई, ये चीज, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, उसका यूज करेंगे भाई। अब सुनो, अगर मेरे पास P की आइगन वैल्यूज है -1 और 1, अगर मैं Q की आइगन वैल्यूज निकालूं तो वो क्या क्या होंगी भाई? क्योंकि Q के अंदर क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और दूसरी मेरे पास P की मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके उनका सम किया गया है भाई। इसका मतलब अगर एक P की आइगन वैल्यूज मुझे पता है तो मैं Q की निकाल सकता हूं, और अगर Q के मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं तो मैं P की निकाल सकता हूं। क्लियर है? तो यहां हमें किसकी दे रखी है भाई? P की दे रखी है, तो हम Q की निकाल सकते हैं। P की क्या है भाई? -1 और 1। निकाल लो फटाफट। आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज क्या होती है भाई? 1 प्लस P की पहली आइगन वैल्यूज क्या है? -1
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। एक टाइप की तो आइगन वैल्यू होंगी भाई -1, दूसरे टाइप की कौन सी होंगी भाई 1 + 2 × 1। मेरे पास क्या आएगा 1 + 2 = 3। दूसरे टाइप की आइगन वैल्यूज होंगी भाई 3। इस चीज का ध्यान रखना भाई। एक आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या है भाई -1 टाइप की हैं, दूसरी आइगन वैल्यू मेरे पास 3 टाइप्स की हैं। दूसरी मीन्स यहां मेरे पास आइदर -1 और 1 था, तो वहां मेरे पास आइदर -1 और 3 हो जाएगा भाई। क्लियर है? क्योंकि आइगन वैल्यूज के बारे में पता चल गया। अब ऑप्शन, पहला ऑप्शन एक बार छोड़ दो, दूसरे ऑप्शन पर आ जाओ। क्यू इज इन्वर्टिबल, क्या मैं बोल सकता हूं कि क्यू इन्वर्टिबल है? यस, क्योंकि उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो हैं, या तो -1 है या हमारे पास 3 के बराबर है। ठीक है, तो क्यू इन्वर्टिबल हो गया। नेक्स्ट के अंदर क्या रहेगी, आइगन एवरी आइगन वैल्यू ऑफ क्यू इज आइदर 3 और -1। यस, यही आई है, या तो 3 आई है या फिर -1 आई है। तो मेरे पास से थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ क्यू ग्रेटर देन 0 इफ डिटरमिनेंट ऑफ पी ग्रेटर देन 0। अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ पी ग्रेटर देन 0 है, तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ क्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा बोल रहा है। सुनो, यहां देखो, मेरे पास है, अगर डिटरमिनेंट पॉजिटिव के बारे में बात करें, तो मेरे पास वो -1 पर डिपेंड करेगा। और -1 की अगर मेरे पास इवन पावर्स होंगी, तभी मेरे पास जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ पी, वो किसके बराबर आएगा भाई? डिटरमिनेंट ऑफ पी वो मेरे पास है पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? अब एक काम कर लो, -1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू देख लो भाई, क्यू की क्या है। क्यू की अगर -1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू देखूं, तो वो भी -1 है। अगर यहां -1 मेरे पास इवन टाइम्स आएगा, तो यहां भी मेरे पास इवन टाइम्स आएगा। क्लियर है? और इसी -1 पर फिर मेरे पास क्या डिपेंड करेगा भाई? डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और -1 इवन टाइम्स है, तो 3 भी मेरे पास चाहे इवन टाइम्स हो चाहे ओड टाइम्स हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फिर मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा भाई? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो गया भाई? करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पर आइए भाई, फर्स्ट ऑप्शन पर आइए। मेरे पास A1 A2 AN B1 B2 BN क्या है भाई? बेसिस है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरे पास AI प्लस 2BAI, ये भी हमारे पास क्या बनेगा भाई? बेसिस बन जाएगा V का। यस और नो? देखो, यहां से देख लो भाई, AI प्लस 2B। अरे यहां से छोड़ो, यहां से देख लो ना, ये रहा भाई AI प्लस 2BI, ये रहा। इस तरीके से भी जा सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्यू कैसी मैट्रिक्स बनी है? इन्वर्टिबल, n×n ऑर्डर की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है, अच्छा, जो इंट्रीज हैं वो किस टाइप की हैं? AI प्लस 2BI टाइप की हैं। यहां से हम इजिली बोल सकते हैं कि AI प्लस 2BI भी मेरे पास क्या बन जाएगा भाई? बेसिस बन जाएगा। अगर और अच्छे से समझना है तो और अच्छे से कर लेते हैं इसको। देखो कैसे, देखो भाई कैसे करते हैं इसको। एक बार साफ कर लेता हूं, फिर करते हैं इसको। बिल्कुल आसान है, नीचे वाले से ही हो जाएगा।
क्या दे रखा है मेरे पास, आई प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है भाई आई प्लस 2p। ए आई से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई। ए आई से अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा भाई ए आई। क्लियर है, यस और नो? अगर ये क्लियर है तो उसके बाद देखो भाई आगे क्या है। ओपन कर लो, ए आई आ जाएगा प्लस हमारे पास यहाँ 2p ए आई आ जाएगा। यहां ए आई आ गया, 2p ए आई का क्या मतलब है भाई, प्लस करके 2bi। क्यों? क्योंकि पी ए आई की जो वैल्यू है वो बी आई दे रखी है भाई। तो यहाँ पी ए आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2bi। तो मेरे पास ये क्या हो गया, ए आई प्लस 2bi। अब देखो ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो क्यू के बराबर मेरे पास ये वाली चीज आ गई। और क्यू कैसी मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल है। कितने ऑर्डर की है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की। मींस मेरे पास एन एल आई वेक्टर्स हैं भाई। तो ये भी मेरे पास क्या है भाई, एन एल आई वेक्टर्स हैं। और v के पास कितना, v की डायमेंशन कितनी है भाई, n। v की जो डायमेंशन है वो भी कितनी है, n। अगर उसी किसी वेक्टर स्पेस के बराबर किसी सेट के अंदर एल आई वेक्टर्स अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वो पक्का क्या फॉर्म करेंगे भाई, बेसिस को फॉर्म करेंगे उस वेक्टर स्पेस की। क्लियर है? तो मेरे पास इस तरीके से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा भाई। अच्छा एक चीज नोट डाउन करो भाई, मेरे पास पार्ट सी के क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, पहले दो क्वेश्चंस के अंदर तो एक ही ऑप्शन करेक्ट आया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आ गया भाई, तीनों चारों के चारों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। इसका मतलब है क्या है कि आपको पार्ट सी में अगर मार्क्स को ऑब्टेन करना है तो क्या चाहिए भाई, आपको जो भी थ्योरी है, जो बेसिक है, किसी भी टॉपिक के बेसिक के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। तभी आप पार्ट सी के अंदर मार्क्स अटेन कर सकते हो भाई। ठीक है, तो बेसिक पर जरूर काम कीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मेरे पास क्या दे रखा भाई, ए कोई भी एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी भाई विद रियल एंट्रीज। उसके बाद क्या बोल दिया भाई, डिफाइन कर दिया इस तरीके से, एक्स कोमा वाई ए, मेरे पास ए एक्स कोमा ए वाई है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एन। देन ये वाली जो डिफाइनिंग फार्मूला है वो मेरे पास इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ इनमें से कौन सी कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई होगी, जब मेरे पास ये क्या होगा भाई, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा। ये वाला जो डिफाइनिंग फार्मूला है वो मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान से नोट डाउन कीजिए भाई, इनर प्रोडक्ट स्पेस की मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले तो भाई। सबसे पहली चीज है भाई उसके अंदर नॉन नेगेटिविटी वाली। सबसे पहली चीज क्या है भाई, नॉन नेगेटिविटी। कि अगर मेरे पास एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरी क्या है भाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहां एक्स आएगा भाई, इसी के अंदर कर लेते हैं फर्स्ट के अंदर, यहां एक्स आएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स मेरे पास इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ मेरे पास एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, 0। ठीक है, बाकी आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो मैं नहीं राइट कर रहा वो, क्योंकि यहाँ इजिली हमारे पास क्या हो जाएंगी भाई, डिफाइन हो जाएंगी। सिर्फ हमें किस पर बात करना है भाई, इसी कंडीशन पर बात करना है। दैट्स वाई मैंने यही कंडीशन राइट की है।
बाकी की आगे की अगर आपको देखना है तो भाई यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अंदर देख सकते हो। देखो भाई यहां मेरे पास क्या दे रखा है भाई, डिफाइनिंग फार्मूला x कोमा वाई ए, मेरे पास क्या है इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स कोमा ए वाई दे दिया भाई। ठीक है, अगर इस इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट का यूज करके इसको मैं ओपन करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ए वाई का ट्रांसपोज इनटू में ए एक्स का ए एक्स। हमारे पास स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होता है भाई, एक्स कोमा वाई के बारे में अगर बात करें, इनर प्रोडक्ट करना है तो मेरे पास क्या होता है वाई का ट्रांसपोज इनटू में एक्स। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से भी राइट कर सकते हो, एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई। ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होते हैं भाई, हमने उल्टा ले लिया है तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर है। अब कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए मेरे पास ये जी। पहली बात तो अच्छा एक्स कोमा एक्स पर काम करेंगे भाई हम, क्योंकि यहाँ ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर आनी है ना, तो यहां भी एक्स आएगा, यहां भी एक्स आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 पर कर लेते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके लिए मेरे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है 0। ठीक है, इसका मतलब एक एक्स का ट्रांसपोज मेरे पास इंटू ए एक्स आ गया। ट्रांसपोज को हम रेसिप्रोकल लॉ से ओपन कर देते हैं, ये आ गया भाई। क्लियर है, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इक्वल टू 0 पर और देख लो भाई। अच्छा, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 0 है और x मेरे पास कोई भी आर एन का कोई भी वेक्टर है, आर एन का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, तब मेरे पास हर किसी के लिए ये चीज होल्ड कर रही है भाई। एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू में एक्स मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब तो क्या हुआ होगा भाई कि मेरे पास जो ए ट्रांसपोज ए है वो मेरे पास पॉजिटिव डेफिनेट हुई होगी। ए ट्रांसपोज ए मेरे पास कैसी हुई होगी भाई, पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन, अगर मैं बाइलिनियर फॉर्म के अंदर जाऊं तो मेरे पास क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। क्लियर है, अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो मेरे पास जो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसके लिए, आर एन के लिए। क्लियर है, अच्छा क्यू ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल टू 0 होता है इफ एंड ओनली इफ मेरे पास क्या हो भाई, एक्स इक्वल टू 0। अगर पॉजिटिव डेफिनेट की बात कर रहा हूं तो मैं यहां अगर ये इनर प्रोडक्ट है, अगर इनर प्रोडक्ट बनना चाहता है तो मेरे पास पहली बात तो ये वाली वैल्यू तो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन के लिए। और मेरे पास ए ट्रांसपोज ए मीन्स एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी इफ एंड ओनली इफ मेरे पास क्या हो भाई, एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया भाई यहां से कि मेरे पास है, और यही डेफिनेशन किसकी है, क्यों यहां तो जस्ट क्या दे दिया भाई, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स है मेरे पास बाइलिनियर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यहां हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज ए आ गया ए की जगह, बाकी वेक्टर क्या है एक्स ट्रांसपोज एक्स। अगर ए ट्रांसपोज ए को कोई दूसरी मैट्रिक्स मान लो, मान लेते हैं बी मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी मेरे पास कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, पॉजिटिव डेफिनेट। क्लियर है, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा भाई। मेरे पास जो बी मैट्रिक्स होती है वो सॉरी
मेरे पास ए ट्रांसपोज ए जो मैट्रिक्स होती है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज ए मेरे पास कैसी है भाई, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल। क्यों, पॉजिटिव डेफिनेट है तो ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव, कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब वो इनवर्टिबल है। और ये ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज इनवर्टिबल कब होते हैं, जब ए मैट्रिक्स मेरे पास इनवर्टिबल हो, जब ए मेरे पास है इनवर्टिबल हो। क्यों, क्योंकि रियल के अंदर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ये सारे सेम होते हैं। क्लियर है, अगर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज मेरे पास है या रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए मेरे पास एन के बराबर आ गया, तो मेरे पास रैंक ऑफ ए भी क्या आना पड़ेगा भाई, एन के बराबर आना पड़ेगा। अच्छा, ओनली ये वाली चीजें होती हैं भाई रियल के अंदर, ये जरूर ध्यान रखना, रियल मैट्रिसेस के अंदर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं भाई। कॉम्प्लेक्स के अंदर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज तो सेम होता, आगे थोड़ा सा चेंज हो जाता भाई, जो ये रैंक है वो सारे के सारे सेम नहीं होते भाई। ठीक है, क्लियर है इसमें। इसका मतलब मेरे पास अगर ए ट्रांसपोज ए इन्वर्टिबल है तो ए भी क्या होगा भाई, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होगा तो रैंक ऑफ ए मेरे पास एन के बराबर होगा और कर्नल ऑफ ए मेरे पास 0 के बराबर हो गया, तो पहला और दूसरा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है भाई। नेक्स्ट के अंदर क्या कह रहा है भाई, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। इसके बारे में हम श्योर नहीं है भाई, कुछ नहीं कह सकते। ए की ए मेरे पास क्या है भाई, ए अगर मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूं, -1 0 0 -1, सारी की सारी आइगन वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है। बट ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर मैं करूंगा तो मेरे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी भाई, जिसमें आइगन वैल्यूज सारी की सारी पॉजिटिव है। ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यूज तो मेरे पास 0 पॉजिटिव है, बट ए की सारी आइगन वैल्यूज मेरे पास कैसी हैं, नेगेटिव है। इसका मतलब ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर इसके बारे में नहीं कह सकते तो नेक्स्ट तो हमारे पास नॉन नेगेटिव के बारे में बात कर रहा, हमने तो नेगेटिव दिखा दी भाई कि नेगेटिव भी हो सकती है ए की आइगन वैल्यूज। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है भाई, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है भाई, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं भाई ये। अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हमारे पास क्या दे रखा है भाई, v1 v2 vn यूनिट वेक्टर्स दे दिए भाई rn के। उसके बाद नॉर्म ऑफ वी स्क्वेयर करके इस तरीके से डिफाइन कर दिया भाई, और फिर हमसे पूछ रहा है भाई v1 v2 vn के बारे में कि वो क्या होगा। सबसे पहले तो वो अगर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं भाई, v1 v2 vn, वो अगर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, अच्छा एक बार इसको नॉर्म ऑफ वी स्क्वेयर को हम ओपन कर लेते हैं भाई, इसको ओपन कर लो भाई, क्या आएगा हमारे पास, v1 के लिए ओपन कर लो एक बार, मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू आर एन के लिए बोल रहा है ना, तो इसको ओपन करो, v1 के लिए ओपन करो भाई, समेशन i इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ vi कोमा v1 का स्क्वेयर। एक्चुअल में मेरे पास क्या होगा, v कहां से बिलोंग कर रहा है, आर एन का, तो v मेरे पास n टप्पल है, n टप्पल है तो उसके अंदर क्या क्या होगा भाई, v के अंदर v1 v2 vn लाइक दैट, इस तरीके से हमारे पास वेक्टर्स होंगे। तो हमने क्या किया भाई, vn के लिए इसको ओपन करने की कोशिश की भाई, तो मेरे पास ये वाला समेशन v1 के लिए इस टाइप से होगा। अब इस समेशन को ओपन कर दो, आई को रन करवा दो भाई, तो मेरे पास क्या होगा भाई, v1 कोमा
V1, ठीक है। यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस V2 कोमा V1 इसका स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ ए Vn कोमा V1 इसका स्क्वायर। अब देखो भाई, ओपन कर लिया। एक चीज ध्यान से सुनो, मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी होती है भाई, ये वाली वैल्यू होती है, नॉन नेगेटिव होता है भाई, ठीक है। अब एक चीज और जानता हूं मैं, नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो वो होता है भाई इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 कोमा V2 के मॉडुलस का स्क्वायर इसके बराबर, ठीक है। अब यहां मेरे पास V1 का स्क्वायर किसके बराबर आया भाई, यहां देखो, इसका मतलब मेरे पास है, अगर इस वैल्यू को मैं इस साइड उठाकर लेकर जाऊं या फिर यहीं से कर लो, अगर मेरे पास क्या होना चाहता है भाई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है और बाकी की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एडिशन के अंदर है, मॉडुलस के अंदर है, तो मेरे पास बाकी की सारी वैल्यूज को क्या होना पड़ेगा, 0 नहीं होना पड़ेगा भाई, बाकी की सारी वैल्यूज को यहां से क्या होना पड़ेगा भाई, 0 होना पड़ेगा भाई। इसका मतलब मेरे पास है वी आई कोमा V1 का जो इनर प्रोडक्ट है वो मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया, जब मेरे पास जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से लेस देन इक्वल टू n है। इसका मतलब V1 हर किसी के साथ इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 देकर जा रहा है। सेम तरीके से अब V1 की जगह क्या कर दो भाई, V2 कर दो, V2 कर देंगे तो हमारे पास सेम कंडीशन है, यहां V2 के लिए आ जाएगी वी आई कोमा V2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जब मेरे पास जो आई है वो नॉट इक्वल टू 2 है और लाई कर रहा है भाई, आई 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू n हो सकता है, उसके लिए 0 है। इसका मतलब मेरे पास जो V2 है वो ऑर्थोगोनल हो गया भाई, किसके साथ है, हर किसी दूसरे वेक्टर के लिए। सेम तरीके से मेरे पास सारे के सारे वेक्टर से क्या हो जाएंगे भाई, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे दूसरे बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के साथ। इसका मतलब है V1 V2 Vn मेरे पास कैसे हैं भाई, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। क्लियर है, अगर ये बात समझ आ गई तो पहला ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। अच्छा, यूनिट वेक्टर आप चाहो तो यहां से जा सकते हो भाई, कि हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर किस तरीके से होगा भाई, V1 मेरे पास 1 0 0 0 अप टू 0। V2 के बारे में बात करूं तो वो मेरे पास इस तरीके से होगा 0 1 0 0, मतलब सेकंड एलिमेंट मेरे पास 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0। जैसे हमारे पास E1 E2 En नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यही मेरे पास क्या है भाई, यूनिट वेक्टर्स है, और ये सारे के सारे हमारे पास किसको फॉर्म करते हैं भाई, बेसिस को फॉर्म करते हैं। या आप यहां से जा सकते हो कि V1 V2 Vn मेरे पास म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो गए, और जो ऑर्थोगोनल सेट होता है वो हमारे पास Li होता है, तो हम यहां से भी जा सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास, हाँ, नॉन जीरो ऑर्थोगोनल सेट, तो उसके अंदर कोई भी मेरे पास जो एलिमेंट है वो कैसा ना हो भाई, 0 ना हो। 0 के लिए यहां इसने बता रखा है कि वो सारे के सारे क्या है भाई, यूनिट वेक्टर्स है। इसका मतलब है मेरे पास उनकी जो नॉर्म है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब मेरे पास क्या है भाई, वो 0 नहीं है, 0 नहीं है, साथ के साथ हमारे पास ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब मेरे पास वो क्या करेंगे भाई, वो सारे के सारे एल आई होंगे। एन एल आई वैक्टर है, डायमेंशन भी मेरे पास वेक्टर स्पेस की एन है, तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या करेंगे भाई, बेसिस को फॉर्म करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। नॉट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, गलत। n-1 ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट वी कैन बी ऑर्थोगोनल, गलत।
वो तो सारे के सारे क्या है भाई, ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो फर्स्ट टू ऑप्शंस करेक्ट हुए भाई। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। ये था भाई आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।